HIV हमारे लिए, दुनिया के लिए कंपैरेटिवली एक नई बीमारी है। ये बीमारी जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब तो हमने इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना था एक्चुअली, और अभी ऐसा हो गया है कि ये चारों तरफ फैल चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये बीमारी नई बीमारी है, ये कहाँ से आई? माना जाता है कि ये बीमारी अफ्रीका से शुरू हुई है। अफ्रीका में कॉन्गो नाम का शहर है। लोग बताते हैं कि कॉन्गो से ये बीमारी शुरू हुई। अब ये आई कैसे? ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी बंदरों की बीमारी थी। बंदरों में एक सीमियन वायरस होता है जिसको SIV कहा जाता है। वो SIV जो है वो जब मॉडिफाई हुआ तो वो HIV में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हुआ, बंदर का वायरस ह्यूमन वायरस कैसे बन गया? इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक थ्योरी है। ये मानते हैं कि कॉन्गो और अफ्रीका के जंगलों में बुश मीट खाने की प्रैक्टिस होती थी। बुश मीट का ये मतलब है कि बड़े बड़े बंदरों का शिकार होता था और उस शिकार को करके बंदरों का मांस खाया जाता था। अब ये जब शिकार होता था उस समय के जो बंदर होते थे उनके अंदर SIV हुआ करता था, और जब शिकार किया जाता था उस समय कभी बंदर इंसान को काट लेता था, कभी बंदर को मारते वक्त इंसान के हाथ में कट्स लगे रहते थे, छीना झपटी होती होगी बंदरों से। और उसके बाद में जब बंदरों का मांस भी काटा जाता था उस वक्त यदि हाथ में घाव लगे होते थे तो बंदर के अंदर का वायरस ह्यूमन ब्लड के अंदर आ जाता था। इस तरह से ये बीमारी बंदर से इंसान में ट्रांसमिट हो गई और SIV से HIV का प्रादुर्भाव हो गया। अब ये बीमारी आ तो गई इंसानों में, लेकिन थी ये अभी तक के अफ्रीका में। अब अफ्रीका से ये बीमारी बाकी के देशों में कैसी फैली होगी और अफ्रीका में भी ये इतनी ज़्यादा बढ़ी कैसे होगी? इसके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले ये थ्योरी है कि इस सदी की शुरुआत में अफ्रीका में काफ़ी तेज़ी से कॉलोनाइजेशन हुआ। कॉलोनाइजेशन हुआ माने खूब सारी कॉलोनीज़ बनी, और वो जब कॉलोनीज़ बनी उस समय अफ्रीका में शहरीकरण होने लगा। अब जब शहरीकरण होने लगा तो ज़्यादातर अफ्रीकन लोग तो जंगलों में ट्राइब्स में रहते थे। अब ट्राइब्स में रहने वाले लोग शहरों में आके रहने लगे, मजदूरी करने लगे। नेचुरली वो अपनी फैमिली से कट ऑफ होने लगे। औरतें सिंगल रहने लगी, आदमी भी सिंगल रहने लगे, और इस सब में प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया, फ्री सेक्स शुरू हो गया। जब तक के ट्राइब्स में रहते थे तो हर कोई मैरिड रहते थे और फ्री सेक्स का इन लोगों में प्रादुर्भाव नहीं होता था। लेकिन जैसे ही शहरीकरण होने लगा तो एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो गया है, और उस वेस्टर्न कल्चर की वजह से धीरे धीरे ये हुआ कि ये बीमारी तेज़ी से लोगों के अंदर फैलने लगी। अब फैलने तो लगी, इसके बाद में इसके अलावा भी और थ्योरीज़ हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि इस शताब्दी की शुरुआत में स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत सारा वैक्सीनेशन हुआ। मास कैंपेन्स में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हुआ करता था। जब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन होता था तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि एक ही नीडल से कई सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता था, और जब एक ही नीडल से सारों को इंजेक्शन लगता था तो मानो उनमें से एक आदमी यदि HIV से इन्फेक्टेड है तो फिर वो इन्फेक्शन सारे ही लोगों में फैल जाता था। तो इस तरह से भी इस बीमारी का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ पे हुआ है। होते होते ये बीमारी अफ्रीका से दूसरे शहरों में भी आ गई, दूसरे देशों में आ गई। जैसा कि HIV का प्रादुर्भाव हमारे देश में कैसे हुआ? हमारे देश में ये हुआ
कि विदेशों से हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते रहे, और विदेशों में जब ये बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी थी, हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं थी, लेकिन ये जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आते थे वो हमारे यहाँ के ब्रोथल्स को विज़िट करते थे। उन ब्रोथल्स को विज़िट करने में उन्होंने हमारे यहाँ पे HIV की बीमारी देना शुरू कर दिया। इसके बाद में 1986 में सबसे पहला केस हमारे यहाँ पे चेन्नई की एक फीमेल सेक्स वर्कर में डायग्नोज हुआ, और उसके बाद में तेज़ी से दूसरे लोगों में भी फैल गया। शुरू में ये लगता था कि ये खाली सेक्स वर्कर्स में लिमिटेड रहने वाली बीमारी रहेगी, लेकिन माइग्रेटरी पॉपुलेशन की वजह से वो फीमेल सेक्स वर्कर्स से लेके एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी फैल गया, और आज के हालात ये हैं कि आम आदमियों में भी HIV की बीमारी कहीं ना कहीं पाई जाती है। अब ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी ऐसी बीमारी तो है नहीं है कि खांसने से या छींकने से फैल जाए या हवा से फैल जाए, यानी कि ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। ये इन्फेक्शन होने के लिए हमारे को बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है, यानी कि ब्लड होना चाहिए या सीमेन होना चाहिए या अन्य कोई बॉडी फ्लूइड होना चाहिए। तो इसीलिए इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसी तरह से है, या तो ये प्रोस्टिट्यूशन से ट्रांसमिट होगा, या नीडल से इंजेक्शन से ट्रांसमिट होगा, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होगा, और नहीं तो सेक्स में ये होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल दोनों ही तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। HIV इन्फेक्शन विश्व में सबसे पहले 1981 में अमेरिका में लॉस एंजल्स शहर में 2 होमोसेक्सुअल्स पेशेंट्स के बीच में पाई गई थी। फिर धीरे धीरे इसके केसेस साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए। पूरा का पूरा गांव सफाया हो गया HIV इन्फेक्शन की वजह से। जब मैं 89 में मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया, उस समय भी हम लोग को HIV इन्फेक्शन के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। मुझे याद है एक पेशेंट आया करता था मेरे पास, यंग 24 साल का लड़का जो क्रिकेट खेलता था, फास्ट बॉलर था, अच्छा एथलेटिक बिल्ड था उसका। धीरे धीरे वो आता था रोज़ कमज़ोरी घटाने के लिए। बस उसका एक ही कंप्लेन रहती थी कि उसका स्टेमिना कम होता जा रहा है, वो उतना तेज़ रन नहीं कर सकता है और उसका वेट कम हो रहा है। कोई कारण पर समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको जनरल टॉनिक देकर 2-3 महीने इलाज किया। फिर एक दिन वो सडनली कंप्लीट ब्लाइंडनेस से हमारे पास आया, और एकदम से आश्चर्य हुआ कि एक यंग नॉर्मल एडल्ट को क्यों सडन लॉस ऑफ विजन होगा। यहाँ कोई उसको पता ना पाया कि क्या कारण है। उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भेजा गया, और वहाँ उन्होंने उसको बताया कि इसको साइटोमेगलोवायरस रेटिनाइटिस है, जो कि HIV इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। जब वो लौट कर आया तब हम लोगों ने पहली बार उसको देखा, तब समझ में आया कि HIV इन्फेक्शन का पेशेंट ऐसा होता है, कम्प्लीटली नॉर्मल और सडन लॉस ऑफ विज़न। उसके बाद विदिन 6 मंथ्स वो उसका वेट कम होता गया, वो मेल्ट होता गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो केस मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने 6 से 8 महीने के भीतर एक हेल्दी यंग एडल्ट एथलेटिक बिल्ड बिल्कुल घुलकर मेल्ट होकर कैकेक्सिक होकर उसकी डेथ हो गई। HIV इन्फेक्शन का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। उसके शरीर में HIV इन्फेक्शन रहता है, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और ये स्टेज सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि इस समय वो HIV इन्फेक्शन को दूसरे लोगों में फैला सकता है और ख़ुद बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। और इसलिए हमारे वार्ड में भी जब हम पेशेंट देखते थे, तो हम हर पेशेंट को HIV से सस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। कुछ पेशेंट जिनमें कि फीवर आ रहा है, कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसको डायरिया हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि डायरिया क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, या बार बार उसको हॉस्पिटल में माइनर इन्फेक्शन की वजह से एडमिट हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, तब हम समझते थे कि अब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉजिटिव फिगर नहीं, तो चलो HIV का टेस्ट कराते हैं, शायद पॉजिटिव निकले, और उनमें वो पॉजिटिव निकलता था। HIV किस तरह का वायरस है? HIV जो है इसे रीट्रो वायरस कहा जाता है, यानी ये एक RNA वायरस है। इसका ये मतलब है कि इसके सेल के अंदर DNA की जगह RNA होता है, और फिर जब ये होस्ट सेल को अटैक करता है, जब होस्ट सेल को अटैक करता है, उसके अंदर जाके इसके DNA के अंदर ये चिपक जाता है या इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर ये अपना खुद का DNA बनाता है। यानी कि ये इतना दुष्ट वायरस है कि ये खुद का DNA भी नहीं रखता है,
दूसरे का डीएनए ये पकड़ता है, अपने आरएनए से वो अपना डीएनए पहले बनाता है और उसके बाद में अपनी वायरल कॉपीज़ वो होस्ट के सेल के अंदर बनाता है। तो इस तरह से होस्ट के डीएनए में चला गया आरएनए इसका, और उसके बाद में उसने खूब सारा डीएनए बनाया और डीएनए बना के उसकी खूब सारी वायरल कॉपीज़ बनने लगती हैं। फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, और जब बहुत सारा वायरस अंदर हो जाता है तो धीरे से ये सेल जो है इसका मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद में बॉडी में ये वायरस पूरा रिलीज़ हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो कभी कभी ये हाल आ जाते हैं कि एक समय में बिलियन कॉपीज़ भी एक सेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ होने लगती हैं। तो शुरुआत में तो सिम्टोमेटिकली कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जाके फिर जब बहुत सारा वायरल लोड होने लगता है तो फिर पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं। हमारे ब्लड बैंक में जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज है दैट इज एलाइजा मेथड्स। इसको MP-6 के द्वारा मैंडेटरी किया गया है, और जिस केस में अर्जेंसी रहती है उस केस में हम लोग रैपिड कार्ड मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें टेस्ट रिजल्ट्स विद इन 10 to 15 मिनट्स उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जो एलाइजा टेस्ट है उसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन जो एलाइजा मेथड है दैट इज़ मोर कन्फर्मेटरी, तो वी प्रेफर एलाइजा टेस्टिंग। ये कोमबेट्स फर्स्ट टेस्ट है और अपन इसमें लगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अगर पॉजिटिव आया इस पे तो फिर अपन ये सेकंड है SD का, इस पे रन करते हैं, और इसी के साथ थर्ड भी लगाएंगे अपन, ये एड स्कैन। और तीनों में अगर ये पॉजिटिव आया फिर इसको पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करने के बाद अपन ART सेंटर के लिए रेफ़र कर देते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट लगाए हैं अपन, जैसे मेरे तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, 8 टेस्ट है ये। जैसे इसमें ये थर्ड नंबर का पॉजिटिव है। ये मध्य प्रदेश में ART सेंटर सबसे पहले जो खुला था वो इंदौर में था। 2005 में इसको शुरू किया गया था, और तब वर्क का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वर्क बहुत सुचारू रूप से वहाँ पे नहीं चल पाया। फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक्सपीरियंस होता गया, और फिर ये महसूस किया गया कि केवल एक ही ART सेंटर से काम नहीं चलेगा। तो सेकेंड ART सेंटर जबलपुर में खोला गया, और ये 2006 अक्टूबर में 6 अक्टूबर को हमारा खुला। इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे दूसरे ART सेंटर भी मध्य प्रदेश में खोले गए, जैसे मंदसौर, खंडवा, नीमच और उज्जैन, और कई हैं जो अब हम रिसेंट में खुले हैं। HIV 2 प्रकार का होता है, HIV-1 और HIV-2। इंडिया में HIV-1 की बहुतायत है। 97% जो पेशेंट्स आते हैं वो HIV-1 पॉजिटिव होते हैं, और ओनली 3% पेशेंट्स जो हैं वो HIV-2 होते हैं। HIV-1 जो होता है वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होता है एज इन कंपैरिजन टू HIV-2, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी इसका ज़्यादा होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि HIV-1 फर्स्ट लाइन ड्रग को रिस्पॉन्स देता है, जबकि HIV-2 जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है फर्स्ट लाइन ड्रग को, और हमें इसके लिए सेकेंड लाइन ड्रग्स का इस्तेमाल करना होता है, जो ज़्यादा महंगी और ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। HIV की बीमारी हमारे शरीर को किस तरह से असर करती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अब इम्यून सिस्टम को अटैक करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसी पे अटैक आ गया। जैसा कि आप समझ लीजिए कोई एक देश है, उस देश की आर्मी को ही आपने बम गिरा गिरा के पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया। अब आप भले से उस देश को कुछ ना करें, लेकिन उस देश की आपने आर्मी ही पूरी ख़त्म कर दी। अब उसके बाद में वो देश जो है रखा हुआ है, उसको कहीं से भी कोई आके अटैक करेगा तो उसके पास में अपना कोई डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं रहेगा। HIV इन्फेक्शन का क्लिनिकल स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वैसे कहा जाए तो HIV वायरस से खुद कोई बीमारी नहीं होती,
ये तो सिर्फ बीमारी से लड़ने की क्षमता को, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको कम कर देता है। और इसकी वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में नहीं होती हैं, वो एक HIV से ग्रसित मरीज में होने लगती हैं। तो अगर हम HIV का क्लिनिकल स्पेक्ट्रम देखें तो HIV का ना होकर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का होता है। और इसलिए ये कहना कि HIV के क्या सिम्टम्स होते हैं बड़ा मुश्किल है। किस पेशेंट को क्या सिम्टम होगा ये HIV इन्फेक्शन की क्लिनिकल स्टेजेस से हम पता लगा सकते हैं। और HIV इन्फेक्शन को 4 स्टेजेस में क्लिनिकल उसके हिसाब से बांट दिया गया है। पहला स्टेज जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है, मतलब पेशेंट को कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है, बीच बीच में बार बार सर्दी जुकाम होगा, पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं और उसकी लिम्फ ग्लैंड बढ़ सकती हैं। PGL कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्लैंडुलर लिम्फेडेनोपैथी, जो नॉन स्पेसिफिक होती है। इस समय कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, CD4 काउंट भी उसका 500 के आसपास रहता है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। और ये पेशेंट को सिर्फ जो इन्फेक्शन हो रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक, उनको ट्रीट करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल का उनको सजेस्ट करें, तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक काफ़ी स्टेज तक रह सकता है। दूसरी स्टेज जो होती है उसमें कुटेनियस मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं, जैसे स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाए या ओरल कैविटी में बार बार अल्सर होने लगे, थोड़ा एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाए या ओरल कैंडिडियासिस हो। ये सब स्टेज 2 में आते हैं। इस समय भी पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते, इम्यूनिटी उसकी ठीक रहती है, CD4 काउंट भी 500 के आसपास ही रहता है, इसलिए उसे भी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 3 से पेशेंट्स की कंडीशन गंभीर होने लगती है। स्टेज 3 में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हमारे देश में वैसे भी बहुत कॉमन है। HIV इन्फेक्ट से ग्रसित पेशेंट में तो इसकी और भी ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है। तो यदि कोई पर्सन HIV इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो हम उसे स्टेज 3 में करके उसको ट्यूबरक्लोसिस का भी और HIV इन्फेक्शन का भी इलाज देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस विथ HIV इन्फेक्शन से होते हैं। इस समय इस स्टेज में और भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बार बार निमोनिया का होना, डायरिया लगना, ये भी स्टेज 3 में आते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 ही एक्चुअली में एड्स कहलाता है, जो कॉमन लोगों में, लेमैन में जिस कहते हैं कि एड्स की बीमारी, तो स्टेज 1 और 2 और 3 को हम एड्स नहीं कहते हैं। एड्स होती है स्टेज 4, जिसमें एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस होती हैं। एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस मतलब जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में या बिना HIV इन्फेक्शन के बड़ी रेयर होती हैं, मगर HIV इन्फेक्शन में अगर CD4 काउंट 100 से कम हो जाए तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनमें कुछ हैं जैसे कि साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस, जिसमें पेशेंट सडन लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस होती है, जो कि एक फंगल मेनिंजाइटिस है, बहुत रेयर है, मगर HIV इन्फेक्शन अगर CD4 काउंट 100 से कम है तो बहुत कॉमन हो जाती है। इसी तरह बहुत सी मैलिग्नेंसी हैं, जिसमें कैपोसिस सार्कोमा एक बड़ी पिकुलियर मैलिग्नेंसी है, जो कि HIV इन्फेक्शन में ही ज़्यादातर पाई जाती है। और HIV वेस्टिंग सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट बिल्कुल कैकेक्सिक होता जाता है, ये भी एड्स डिफाइनिंग इलनेस है। तो अगर इन बीमारियों में से कोई एक है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कैरानी निमोनिया भी बार बार किसी पेशेंट को हो रहा है, हर्पीस ज़ॉस्टर, मल्टीफोकल मल्टी डर्मेटोमल बार बार हो रहे हैं, ये भी HIV सीवियर HIV स्टेज को डिक्लेयर करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये पेशेंट एड्स से ग्रसित है। HIV से संक्रमित मरीजों में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने की संभावना सामान्य मरीज की अपेक्षा लगभग 19 टाइम्स ज़्यादा होती है। HIV में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है सामान्य व्यक्ति की, वो काफ़ी प्रभावित हो जाती है, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा उन्हें संक्रमित करता है। HIV में जो सामान्यतः ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है वो सामान्य TB इन्फेक्शन ही होता है जो अन्य व्यक्तियों को होता है, लेकिन साथ ही साथ MDR ट्यूबरकुलोसिस है वह भी पाया जाता है। और इसका जो इलाज और जांच प्रक्रिया है वह भी सामान्य है, जैसे कि अन्य TB मरीजों को इलाज दिया जाता है, वैसे ही HIV से संक्रमित मरीजों को भी इलाज दिया जाता है। जो व्यक्ति HIV और ट्यूबरकुलोसिस दोनों के संक्रमण से प्रभावित रहते हैं, उसमें कई मरीजों में जिनमें CD4 सेल्स कम होते हैं,
तो पहले 2 से 8 हफ्ते तक टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन 2 से 8 हफ्ते के बाद एचआईवी का ट्रीटमेंट साथ में चालू कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण बॉडी में टॉक्सीमिया डेवलप हो रहा है या जो बैक्टीरिया के कारण जहर उत्पन्न हो रहा है वह काफ़ी हद तक कम हो जाए और जो एचआईवी की ड्रग्स हैं मरीज का शरीर उन्हें बेहतर तरीके से टॉलरेट कर सके। एचआईवी के जो मरीज टीबी से संक्रमित रहते हैं उनकी शीघ्र जांच के लिए एक्सपर्ट एमटीबी या इसे कहीं कहीं सीबी नेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट मात्र 2 घंटे में उपलब्ध हो जाती है। कुछ एक कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे एचआईवी अधिक होने की संभावना होती है, उसको हम हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। और इसमें आते हैं आपके CSWs, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स यानी, और मेन हैविंग सेक्स विद मेन दैट इज़ MSM, IV ड्रग यूज़र्स, माइग्रेटरी पॉपुलेशन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो इसका मेन कारण ये होता है कि ऐसे लोगों में इस इन्फेक्शन के अधिक होने की संभावना है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन 86% के करीब होता है, सबसे मेजर कॉज ऑफ ट्रांसमिशन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे यहाँ पे एक ज़माने में किस तरह से होता था। पुराने ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारे यहाँ सिर्फ क्रॉस मैच हुआ करता था और 1-2 टेस्ट होते होंगे, हो सकता है मलेरिया का टेस्ट भी उस समय हो जाता होगा। तो पुराने ज़माने की तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। यदि आपको ध्यान हो तो हमारे बचपन में एक फ़िल्म आई थी अमर अकबर एंथनी नाम की। इस फिल्म में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था जो कि शायद उसके टाइटल्स में दिखाया गया था। इसमें दिखाया था कि माँ को ब्लड की ज़रूरत है और उसके तीनों बेटे उसको एक साथ ब्लड दे रहे हैं। तीनों लेटे हुए हैं, उनका ब्लड उल्टी दिशा में ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से एक बोतल में कलेक्ट होके उनकी माँ की तरफ जा रहा है। अब इस तरह से तो कहीं भी नहीं होता था एक्चुअली। उन लोगों ने मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सारे नियमों को एक तरफ कर दिया था और साथ साथ में शायद वो ग्रेविटी को भी भूल गए थे, यानी कि वो न्यूटन को भी भूल गए थे। तो इस फिल्म की तो बात छोड़िए, उसमें शायद डायरेक्टर ने किसी से कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं करी थी कि ब्लड किस तरह से दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ी आसानी से खाली ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग से हो जाता था। जब तक कि हम लोग पढ़ते थे उस समय में भी यही था। हमारे को ब्लड यदि चाहिए होता था तो हम ब्लड बैंक जाते थे, क्रॉस मैच कराते थे और ब्लड ले आते थे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, एक पेशेंट को इमरजेंसी में ओ पॉजिटिव ब्लड की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। उसके साथ में शायद कोई डोनर नहीं था और ब्लड बैंक में उसका ब्लड अवेलेबल नहीं था। चूँकि मैं खुद ओ पॉजिटिव थी, मैं उस पेशेंट को लेके ब्लड बैंक गई, मैंने उसके लिए ब्लड डोनेट किया, उसको वहीं के वहीं क्रॉस मैच करा के टेस्ट कराया और आधे घंटे में वो ब्लड लाके मैंने उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। तो ये उस ज़माने की बात हो गई जिस वक्त ये सारा प्रोसीजर बहुत आसान था। 92 के बाद में जब HIV टेस्टिंग आ गई तो फिर ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो गई, क्योंकि फिर कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का HIV टेस्टिंग होता था, ब्लड बैंक्स में एक साथ में HIV टेस्टिंग होता था और फिर वो सब करा के देने में एकदम से फ्रेश ब्लड तुरंत के तुरंत किसी को इशू नहीं होता था। भारत सरकार को ये लगा कि अब HIV बीमारी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। उसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले नाको की स्थापना की, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको की स्थापना के बाद में फिर नाको ने देखा कि इस बीमारी का प्रिवेंशन या रोकथाम किस तरह से किया जाए और उसमें सबसे पहले सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई।
सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस में इसके पहले तो 92 तक के जब हमें किसी को ब्लड देना होता था तो हम ब्लड डोनेट करके ऐसे ही ले आते थे, लेकिन उसके बाद से ये शुरू हुआ कि MP SACS की स्थापना हुई, यानी कि MP स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सारे ही स्टेट्स में स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ की स्थापना हुई और MP में इसको MP SACS नाम दिया गया। अब MP SACS वगैरह ये सब आने के बाद में ये शुरू हुआ कि बिना HIV टेस्टिंग के ब्लड लोगों को मिलना इम्पॉसिबल हो गया, और इस तरह से HIV की रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हम लोगों ने उठा लिया। फिर इसके बाद में और भी कई तरीके से गवर्नमेंट ने इस बीमारी की रोकथाम शुरू कर दी। लोगों में एजुकेशन बढ़ाया गया, कॉन्डोम को बढ़ावा दिया गया, लोगों को समझाया गया कि ये बीमारी किस तरह से फैलती है, और साथ ही साथ इसके इलाज का भी गवर्नमेंट ने बीड़ा उठा लिया और यहाँ वहाँ ART सेंटर्स की गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी, और ART सेंटर्स की वजह से लोगों को बीमारी का ट्रीटमेंट भी शुरू होने लगा। प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज मेडिकल कॉलेज जबलपुर के ब्लड बैंक में रफली 10,000 यूनिट्स के आसपास ब्लड कलेक्ट किया जाता है, और इन 10,000 डोनर्स में सभी का जो भी सैंपल्स कलेक्ट होते हैं उन सभी का HIV टेस्ट करते हैं। तो रफली 15 से 20 के बीच में पिछले करीब 5 साल से हर वर्ष 15 से 20 के बीच में टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। इस वर्ष अभी जनवरी से लेके और अक्टूबर तक 9 टेस्ट HIV पॉजिटिव आ चुके हैं। विंडो पीरियड, जब कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्शन गेन कर लेता है और जब उसके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, इसके बीच में एक गैप होता है, इस पीरियड को विंडो पीरियड बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट गाइडिंग फैक्टर है CD4 काउंट। CD4 काउंट से बेसिकली हमको ये समझ में आता है कि क्योंकि CD4 सेल्स ही इस HIV का मेजर टारगेट हैं, और ये CD4 सेल्स ही हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसका की सेल हैं। इन्हीं के अराउंड हमारा पूरा इम्यूनिटी रिवॉल्व होता है। तो वंस दिस CD4 काउंट, जो कि नॉर्मली 950 to 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए, ये अगर हमारा 500 के ऊपर है तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट वांट टू स्टार्ट ART। अगर पेशेंट स्टेज 1 में है और 2 में है तो उसको उसके ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि उसका CD4 काउंट कितना है। यदि CD4 काउंट 500 से कम है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन यदि कोई भी पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 और 4 में आता है तो रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट में हम 3 ड्रग्स देते हैं, और अब तो एक स्टैंडर्ड ड्रग रिजीम आ चुकी है, टेनोफोविर, लेमिवुडिन और इफावरेंस। हर पेशेंट जिसको हमको इनिशिएट करना है तो हम इसी रिजीम पे शुरू करेंगे, अनलेस कि कोई उसका कंट्राइंडिकेशन हो। जो पेशेंट एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रीटमेंट से अडहेयर करें, उसको बिल्कुल नियमितता से लें, समय पे लें। अगर इसका ब्लड लेवल मेंटेन नहीं रहेगा तो वायरस मल्टीप्लाई करता ही रहेगा, और वायरस क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो धीरे धीरे करके पेशेंट जो है वो गर्द में जाने लगता है, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। कुछ समय बाद वो पेशेंट उस पर्टिकुलर ड्रग को या फर्स्ट लाइन ड्रग को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेटेड वायरस वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। वायरल लोड ऐसे बेसिकली कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्लड में हमारे जो सर्कुलेशन में कितना वायरस सर्कुलेट हो रहा है। तो ये वायरल लोड हम 2 तरह से असेस कर सकते हैं। एक इसमें रियल टाइम PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR ऐसे किया जाता है, और दूसरा अगेन दैट इज़ आल्सो मॉलिक्यूलर मेथड, वो ब्रांच DNA मेथड है, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्ट है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ पर वो देखते हैं। तो अगर ये वायरल लोड हमारा कम हो रहा है या वायरल लोड हमारा बढ़ रहा है तो दैट सिग्निफाइज द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। वायरल लोड से हमें ये पता चल जाता है कि कितनी कॉपीज़ हैं। अगर 1000 कॉपीज़ से ज़्यादा पेशेंट की पाई जाती हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और इसको फिर सेकेंड लाइन ड्रग में शिफ्ट किया जाता है। प्रत्येक मरीज़ का CD4 काउंट होना आवश्यक होता है, लेकिन हर मरीज़ का वायरल लोड कराना ज़रूरी नहीं होता हमारे देश में। दूसरे कंट्रीज़ में जो
ज़्यादा हमसे समृद्ध हैं वहाँ हर पेशेंट का इनिशिएशन के टाइम पे भी वायरल लोड होता है और 6 महीने बाद भी वायरल लोड होता है। इससे ये असेस किया जाता है कि 6 महीने में एक वायरल लोड बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए किसी पेशेंट में अगर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है। टेनोफोविर किडनी पे भी अफेक्ट करती है और बोन्स पे भी, तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। और लेमिविडीन एक माइल्ड ड्रग है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पे नहीं होते हैं। थर्ड ड्रग जो हम देते हैं वो इफावरेंस है। इट इज़ अ ड्रग विच कॉजेज लॉट ऑफ CNS सिम्टम्स। इट कॉजेज इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, विविड ड्रीम्स दिखते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, डिप्रेशन होता है और विविड ड्रीम्स के कारण पेशेंट जो है रात को उठ उठ के दौड़ता है। हमारे पास तो 2 पेशेंट थे जो चलते हुए ऑटो से भी कूद चुके हैं क्योंकि देवर ऑन इफावरेंस। इसीलिए जो पेशेंट इस ड्रग रिजीम पे होता है उसको ये बोला जाता है कि इसको भरे पेट पे नहीं खाना है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और मोर देन इनफ हो जाता है अगर इसको हम भरे पेट पे देते हैं। इसलिए इसमें लाइट हल्के खाने के बाद इसको खाया जाता है और खा के मरीज़ को सो जाना चाहिए, जिसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। PPTCT प्रोग्राम क्या है? PPTCT प्रोग्राम का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़। अब बाकी देशों में, हमारे देश में हम इसे PPTCT कहते हैं, विदेशों में ये प्रोग्राम PMTCT के नाम से चलता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़। हमारे यहाँ पे ये नाम बदला क्यों? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमारे यहाँ पे मिसेस सुषमा स्वराज ने ये नाम पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि हम इसे PMTCT क्यों कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्यों कह रहे हैं, जबकि कई बार हकीकत तो ये होती है कि पिता के आचरण की वजह से यह बीमारी माँ में आई रहती है। यानी कि माँ का नाम तो आ रहा है लेकिन बीमारी हुई है पिता की वजह से। इसलिए मिसेस सुषमा स्वराज ने ये डिक्लेयर किया कि हमारे देश में हम इसे PPTCT कहेंगे, ना कि PMTCT। अब इस प्रोग्राम में गर्भवती महिलाओं की HIV के लिए टेस्टिंग होती है। गर्भवती महिलाओं में HIV आना मतलब एक जनरल पॉपुलेशन में आपका HIV इन्फेक्शन आ गया है। फिर सारी गर्भवती महिलाएं जब चेकअप के लिए जाती हैं उसी वक्त उनका सबका HIV के लिए टेस्टिंग हो जाता है और यदि उनको पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उनको दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। तो फिर आजकल के ज़माने में उन मरीज़ों को TLE रेजीम से शुरू कर दिया जाता है और TLE रेजीम देते देते फिर जब उनकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद में बच्चे को नेविरापिन का डोज शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद में बच्चे को आगे फॉलोअप में रखा जाता है कि वो किस तरह से चल रहा है। इसके अलावा भी हमको थोड़ी बहुत केयर लेना पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे को हमको ब्रेस्ट फीड नहीं देना रहता है। यदि ब्रेस्ट फीड दिया जाए तो ब्रेस्ट फीड की वजह से माँ से बच्चे को डिसीज़ ट्रांसमिट होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन इस चीज़ में एक सवाल ये उठता है कि कई गरीब देश हैं हमारे यहाँ जैसे कि अफ्रीका है। अफ्रीकन कंट्री में ये होता है कि यदि बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे आप ना रखें, यदि आपने मान लो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दिया क्योंकि माँ को HIV है, तो होगा ये कि माँ के पास में फार्मूला फीड देने का पैसा नहीं रहेगा और रहेगा भी यदि थोड़ा बहुत इंतज़ाम उसने कर भी लिया तो वो ठीक से देने नहीं पाएगी, उसको स्टरलाइज नहीं करने पाएगी और इस तरह से ये होगा कि बच्चा HIV से ना मर के उसको डायरिया तो हो ही जाएगा और डायरिया से मृत्यु होने की दर बहुत ज़्यादा है इन देशों में। इसलिए हम माँ को ये समझाते हैं कि भाई तुमको यदि ब्रेस्ट फीड देना है तो ब्रेस्ट फीड दो, लेकिन मिक्स फीड ना करो, फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे अपने बच्चे को रखो ताकि उसको HIV ट्रांसमिट होने की फिर भी कम चांसेस रहेंगी। जो बच्चे HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे होते हैं उनको एक्सपोज चाइल्ड कहा जाता है और जो एक्सपोज चिल्ड्रन होते हैं उनका हमको स्टेटस पता नहीं चलता है शुरू में क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। तो 6 वीक्स पे इनका एक टेस्ट किया जाता है जिस ड्राइड ब्लड स्पॉट्स के ज़रिए से। जो बच्चे HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे हैं यानी कि जो एक्सपोज बच्चे हैं, इस नए रिजीम के अंतर्गत हमारे पास केवल 4 ही बच्चे हैं जो DBS पॉजिटिव आए हैं और जो रजिस्टर्ड हैं और जिनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम।
जब डॉक्टर लोग किसी भी HIV पॉजिटिव मरीज का इलाज करते हैं तो नेचुरली डॉक्टर लोग भी उस रिस्क के लिए एक्सपोज्ड होते हैं। ख़ास तौर से जो सर्जन्स हैं, जो नर्सेस हैं और जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी के लिए ये एक रिस्क होती है। जब भी पेशेंट का ब्लड लेना होता है, हम हाथ में ग्लव्स पहन के ही ब्लड लेते हैं, तो हमारे हाथ प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये सिखाई जाती है कि ब्लड लेने के बाद में हमारी नीडल को रीकैपिंग नहीं करना है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लड लिया, राइट हैंड में सिरिंज नीडल ली, ब्लड ड्रॉ कर लिया और उसके बाद में बाएं हाथ में कैप रखी हुई है। तो हर किसी का रिफ्लेक्स ये होता है कि बाएं हाथ में जो कैप है उसमें राइट हैंड का नीडल और डाल दिया जाए और कैप ऊपर से चढ़ा दिया जाए। और ये जब कैपिंग होती है उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे आदमी का ध्यान चूक गया, पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी या कुछ और हो गया और उसमें ये वाले हाथ में जो नीडल है उसका प्रिक इधर वाले बाएं हाथ की उंगली में लग जाता है। इसलिए हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कभी रिकैपिंग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे को ब्लड लेने के बाद में जो नीडल है उसको नीडल डिस्ट्रॉयर से उसकी टिप डिस्ट्रॉय करना है और फिर उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में फेंकना है। जब भी हम किसी मरीज को डील करते हैं तो हमारे को सिखाया जाता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का ये मतलब है कि एक ही मरीज़ नहीं है जिसको HIV है, ऐसा मान लो कि सारे मरीज़ों को HIV हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम तो HIV टेस्टिंग कर लेते हैं, इमरजेंसी में भी कोई पेशेंट आते हैं, उनका ऑपरेशन होना है तो HIV टेस्टिंग तो हो ही जाता है, उसके बावजूद ऐसा क्यों कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना है? उसकी ये वजह है, यदि आपने किसी पेशेंट का HIV टेस्टिंग कर लिया और वो विंडो पीरियड में है तो उसके अंदर तो वायरस मौजूद है, लेकिन विंडो पीरियड की वजह से वो शो नहीं हो रहा है कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन आपके लिए तो रिस्क है, उसकी बॉडी में वायरस है और वो आपकी बॉडी में आ सकता है। इसलिए हमारे को ये लेके चलना है कि किसी को भी HIV हो सकता है और हर ही पेशेंट को ऑपरेशन करने में हमारे को इतनी केयर लेना है। जब किसी HIV के नॉन पॉजिटिव पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो हम लोगों को एक स्पेशल किट पहनना होता है, जो स्पेशल किट डिस्पोजेबल आता है पूरा। उस किट में गाउन तो होता ही है, साथ में डबल ग्लव्स होते हैं और कई बार 2 अलग अलग रंग के 2 ग्लव्स होते हैं, ताकि एक ग्लव फटे तो तुरंत समझ में आ जाए कि ग्लव फट गया है। फिर ऊपर से पहनने को गॉगल्स होते हैं, क्योंकि आँख के कंजंक्टिवा में यदि ब्लड चला जाए तो वहाँ से भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर नीचे पहनने को कवर्ड शूज़ होते हैं, ताकि पैरों में भी कोई कट लगा हो तो HIV उससे ट्रांसमिट ना होने पाए। इसके अलावा जब ऑपरेशन करना है तो हमको केयरफुली करना है। ऑपरेशन करते वक्त ग्लव्स फटना नहीं चाहिए, उंगली में प्रिक लगना नहीं चाहिए। ये सारी केयर लेके किसी भी HIV पेशेंट का ऑपरेशन इमरजेंसी में किया जाता है। यदि उनका एक्सपोजर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देनी चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में भी 3 ड्रग्स दी जाती हैं, टेनोफोविर, लेमिविडिन और इफावरेंस। इन तीनों ड्रग के अलावा पहले जब शुरुआती तौर पे PEP दी जाती थी तो उसमें 2 रिजीम्स थी, बेसिक रिजिमन और एक्सपेंडेड रिजिम, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ इंजरी। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब 3 ड्रग ही देना है, चाहे इंजरी कितनी भी हो। और इसको जितने जल्दी शुरू किया जाए, इसको शुरू अगर हम 2 घंटे के अंदर कर देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन विदिन 24 आवर्स तो इसको हर हालत में शुरू होना ही चाहिए। अगर हम इसको 72 आवर्स तक हम ड्रग्स नहीं देते हैं तो इट इज़ ऑफ नॉट यूज़। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, एक वक्त ऐसा था जब मैं एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रही थी और उस पेशेंट का ऑपरेशन करते समय 2011 की बात है, और उस दिन की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि हमारी इमरजेंसी रही थी एक दिन पहले और उस दिन ये हमारी HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट लेबर में एडमिट हुई थी। अब हम लोगों को शुरू में तो लगा था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। रात निकल गई, सुबह के समय पे हमारी OT भी थी और ये पेशेंट भी लेबर में थी। अब हम सोच रहे थे कि ये डिलीवर हो जाएगी और इधर OT में कई सारे केसेस थे, कुछ तो रूटीन के केसेस थे और कुछ इमरजेंसीज भी थी।
करते करते हम सोचते रहे कि ये पेशेंट डिलीवर होगी, लेकिन दोपहर तक समझ में आ गया कि अब इसकी डिलीवरी तो नहीं होना है, इसका सीज़र करना पड़ेगा। लेकिन ओटी ही नहीं खाली हो रही थी और इस पेशेंट के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब ऑब्वियस सी बात थी कि एचआईवी की पेशेंट है तो इसका आखिरी में ही ऑपरेशन होना था, क्योंकि उसके बाद में ओटी बंद हो जाती है स्टरलाइज करने के लिए। तो करते करते सारे केसेस ख़त्म होते होते 5:45 बज गए और 5:45 बजे हमने इस पेशेंट का 6 बजे से ऑपरेशन शुरू किया। अब चूँकि इसका ऑपरेशन करने में थोड़ा डिले हो गया था, तो इसकी वजह से इस पेशेंट को एटॉनिक पीपीएच शुरू हो गया, यानी कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी। अब जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो करते करते, जब इतना सारा ब्लड था फील्ड में और मैं कुछ कुछ कर रही थी, करते करते मेरी एक बाएं हाथ की उंगली में दाहिने हाथ की नीडल से एक प्रिक लग गया। अब उस वक्त तो उस प्रिक की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना ऑपरेशन कंटिन्यू किया। उसके बाद में जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो फिर मैंने ग्लव्स उतार के देखा तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन फिर डर तो लगा। और फिर मैंने तुरंत ही पाराशर मैडम को एक फ़ोन किया कि मैडम, मेरे हाथ में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के नीडल से एक प्रिक हो गया है। फिर मैडम ने मुझसे ये कहा कि अब तुमको तुरंत गोली खाने की ज़रूरत है। अब ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की जो गोलियां रहती हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोला जाता है इन दवाइयों को, यानी कि कोई स्टाफ यदि एक्सपोज हो गया है तो उसको जो गोली खाना पड़ती है उसे पीईपी या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो ये पीईपी जिसके पास में रखा हुआ था वो या तो व्यक्ति अवेलेबल नहीं था या उसको आने में वक्त लगने वाला था। तो फिर मैडम ने मुझसे ये कहा कि पेशेंट के पास में जो डोज रखा हुआ है वही डोज तुम एक डोज ले लो, और मैंने तुरंत ही वो एक डोज ले लिया। तो पीईपी का ये प्रिंसिपल है कि एक्सपोजर के 2 घंटे के अंदर आपको पीईपी ले लेना चाहिए। अब पीईपी में भी हमारे 2 तरह के प्रिक्स हो सकते हैं। नीडल प्रिक से यदि आपको पीईपी लेना है तो जैसे मुझे प्रिक हुआ था तो मुझे सॉलिड नीडल से प्रिक हुआ था, यानी कि उस नीडल के अंदर ब्लड नहीं भरा हुआ था। मान लीजिए यदि मैंने किसी का ब्लड निकाला होता और उस नीडल से मुझे प्रिक लगा होता तो वो और भी हाई रिस्क का प्रिक होता, क्योंकि उस नीडल के अंदर भी एक ब्लड के सेल्स भरे हुए होते और वहाँ से वो मेरी उंगली में इनोकुलेट हो जाते। तो वो छोड़िए, उसके बाद में मुझको मैडम ने एक डोज तो वो दिलवा ही दिया और अगले दिन मुझे एआरटी सेंटर पे बुला के मुझे 28 दिन का पीईपी लेने को बोल दिया। अब 28 दिन मतलब करीब करीब पूरा 1 महीना ही हो गया। 28 दिन तक के मुझे ये दवाइयाँ खानी थी। उस समय जो रेजिम चलती थी वो उसमें होता था जिडोवुडीन, लैमीवुडीन और नेविरापिन, और मुझे इन लोगों ने खाने को बोला है जिडोवुडीन और लैमीवुडीन। अब रोज़ सुबह उठ के मुझे जिडोवुडीन और लैमीवुडीन खाना पड़ता था और उन दवाइयों से इतनी तकलीफ़ होती थी कि यकीन मानिए, मतलब राम राम करके मैं ये दवाइयाँ खाती थी। उससे बहुत उल्टी आती थी, उनसे थकान लगती थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और करते 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 मैंने 26 दिन तक के गोलियां खा ली। 26वें दिन मुझे जो वॉमिटिंग हुई उसके बाद में तो मैंने नमस्ते कर लिया कि अब आखिरी 2 दिन बचे हैं, लेकिन मैं इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकती। लेकिन शायद एआरटी सेंटर पे ये दवाई खाने वालों में सबसे ज़्यादा दवाई मैंने ही खाई थी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में। और उसके आगे कई दिन तक के पाराशर मैडम अपने यहाँ पे जो भी कोई ऐसे लोग आते थे पीईपी लेने के लिए तो उन सबको मेरे पास में भेजती थी, ये बताने के लिए कि मैं उनको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि पीईपी को लेना है, हिम्मत रखना है। इसके लिए मेरे पास में उन सब लोगों को भेजा जाता था, क्योंकि कई सारे लोग 2-3 दिन में ही गोलियां छोड़ के भाग जाते थे और वो चीज़ और भी गलत होती थी। तो इस तरह से नहीं करना रहता है। जब आपको पीईपी दिया जाता है उसको पूरी तरह से खाया जाता है। अब मैंने जो पीईपी लिया उस वक्त की बहुत खुशी की बात ये थी कि मुझे एफाविरेंस नहीं लेना पड़ा। एफाविरेंस यदि लेना पड़ा होता तो आप जानते हैं एफाविरेंस का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि एफाविरेंस से साइकोसिस होता है, यानी कि पागलपने के दौरे भी पड़ते हैं। अब यदि वो भी मुझे लेना पड़ा होता तो मुझे पागलपने के दौरे का भी एक अनुभव उस वक्त हो गया होता, लेकिन किस्मत से मैं एफाविरेंस से उस समय बच गई। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को जब पहली बार उनका स्टेटस पता चलता है तो जो नॉर्मल स्टेजेस ऑफ शॉक रहती हैं उस हिसाब से पेशेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि स्टेज ऑफ डिनायल, स्टेज ऑफ बार्गेनिंग कि नहीं मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता, रिपोर्ट गलत है, या फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ,
इस तरीके से कुछ स्टेजेस रहती हैं, उसके थ्रू पेशेंट क्रॉस कर सकता है और एंड में आके वो एक्सेप्ट करता है कि उसको ऐसी बीमारी है। कुछ पेशेंट्स को सीवियर डिप्रेशन होता है, कुछ पेशेंट को एंग्जाइटी भी एसोसिएटेड रहती है और कुछ लोगों को एंटीसिपेटरी प्रॉब्लम्स रहती है कि आगे मेरे साथ कुछ इसमें गलत हो जाएगा। अभी हाल ही में हमारे पास एक केस आया है जो 22 साल का केवल लड़का है। अब वो इतने स्ट्रेस में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। कल परसों के शायद डायग्नोज हुआ है और अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसकी मैरिज का क्या होगा। वो डरा हुआ है क्योंकि कुछ से काउंसलिंग में बताया गया है कि अब अपन नॉर्मल इंसान के साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं। पर मैंने उन्हें बताया है कि आप एक HIV पॉजिटिव महिला के साथ या लड़की के साथ मैरिज कर सकते हैं, पर हाँ ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि मानवता के नाते हमें HIV नेगेटिव के साथ मैरिज नहीं करना। दूसरा उसका एक और इशू है कि वो परिवार में कैसे डिस्क्लोज़ करेगा। अभी तो उसने अपने ब्रदर को बताया हुआ, ओल्डर ब्रदर है उसको बताया हुआ है, लेकिन परिवार में अभी मदर फादर को नहीं मालूम है और जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें नहीं मालूम है। रोज़गार का भी कहीं ना कहीं डर है क्योंकि वो कुक है, तो उसे हो सकता है कि इस तरह से लोगों को पता लगे कि वो HIV पॉजिटिव है, तो चूँकि वो कुकिंग करता है वो उसे रोज़गार से निकालने की कोशिश करें, इस तरह के डर है। एक महिला जिसकी बहुत ज़्यादा शिक्षित तो नहीं पर फिर भी एक शिक्षित महिला जिसकी शादी एक संभ्रांत परिवार में हुई। माँ बाप ने ये सोच के शादी कर दी कि पढ़ा लिखा परिवार है और पैसे वाले हैं, लड़की हमारी सुखी रहेगी। वहाँ जाकर पता लड़की की शादी के बाद एक बच्चा हुआ और वो बच्चा 1.5-2 साल का हुआ। उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर उसने यहाँ पति का इलाज चला, क्योंकि परिवार सक्षम था पैसों से, तो उसका इलाज अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में करवाया गया, पर उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक बड़े अस्पताल में उसकी जांच हुई तो पता चला कि पति HIV पॉजिटिव हैं, HIV रिएक्टिव हैं। और वहाँ पर अस्पताल वालों ने कहा कि इनकी पत्नी की भी जाँच होगी। पत्नी की जाँच हुई तो पत्नी को पता चला कि वो भी HIV रिएक्टिव है। क्योंकि पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसको HIV के ट्रांसमिशन की रीजंस पता थे, तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये कैसे घटित हो गया। फिर डर उसको ये हुआ कि मेरा बच्चा जो है कहीं वो भी पॉजिटिव तो नहीं हो। उसकी जांच हुई तो बच्चा तो नॉन रिएक्टिव था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो उसका पति और वो पॉजिटिव है। उसने अपने पति से बात की, लेकिन उसका कहना ये था कि ये बीमारी मुझे तो नहीं है, पता नहीं मुझे कैसे आ गई। और परिवार वालों ने दोष लगाया कि तुम्हारी शादी के बाद मेरे बच्चे को ये बीमारी हुई है। मतलब टोटली वो ब्लेम कर रहे थे कि बहू से ये बीमारी उनके लड़के को आई है। लड़की को यकीन नहीं हुआ तो उसने काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठी करी। इसमें उसको पता चला कि उसके पति की एक HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल की थी, वो शादी के पहले के समय की थी। उसने ये बात जब ससुराल वालों को बताई तो वो बिल्कुल उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, ये बीमारी तो तुमसे ही आई है। अब HIV इन्फेक्शन के साथ में एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन ही ऐसा है। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी हुई है तो कैसे हुई है, इसने क्या किया था, या तो इसने प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज किया था, या ये गे हो सकता है, या ये IV ड्रग यूज़र हो सकता है। इस तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगते हैं, क्योंकि इतना हर कोई जानता है कि HIV इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। अब हमारी फिल्मों की बात देख लीजिए। एक ज़माना ये था, एक ज़माने में राज कपूर साहब ट्यूबरकुलोसिस से मरते हुए हमने एक फिल्म में देखा था। उसके बाद में ज़माना आया दिलीप कुमार साहब का, जो देवदास में सिरोसिस ऑफ द लिवर से ख़त्म हुए। उसके अगला ज़माना आया कैंसर का, और राजेश खन्ना साहब आनंद में, सफ़र में, 2 फिल्मों में कैंसर के शिकार हुए और बड़े ड्रामेटिक तरीके से उनकी मृत्यु इन फिल्मों में हुई। उसके बाद में हमने देखा कि शाहरुख खान साहब को दिल की बीमारी हुई और दिल की बीमारी से वो एक फिल्म में ख़त्म हुए। लेकिन नए ज़माने में भी हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई जो हीरो है HIV हो के ख़त्म हुआ, या उसको HIV है, उसका HIV का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप हीरो को दिखा देंगे कि उसको HIV है, तो लोगों के दिमाग में ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि इसने किया क्या था जिसकी वजह से इसको HIV हो गया, और हो सकता है उसके साथ में कोई पब्लिक सिंपैथी ही ना रहे। इसलिए ये ज़माना है हमारा, आज का इतना एडवांस ज़माना है, लेकिन बहुत सारा सोशल स्टिग्मा भी इस बीमारी के साथ में अटैच्ड है।
और लोग कई बार ये सोचते हैं कि HIV के मरीज़ के साथ में रहने से, उसको छूने से, उसके रखे हुए सामान इस्तेमाल करने से किसी से भी ये बीमारी हो सकती है, या वो हमारे पास में खांस देगा या छींक देगा या हमको छू देगा तो हमें कुछ हो जाएगा। और उस वजह से बहुत परेशानी का इन मरीज़ों को सामना करना पड़ता है। और परेशानी का सामना करते करते ये मरीज़ भी इतने डरने लगते हैं कि वो फिर लोगों को बताते ही नहीं हैं कि उनको HIV है। और कई बार वो अस्पताल में भी जाते हैं तो वहाँ बताते नहीं हैं कि उनको HIV है, और वो चीज़ सभी के साथ में गलत होने लगती है। और इसमें कुछ मिथ्स भी होते हैं, जैसे जब भी आप ट्रकर से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं और इंजन गर्म होता है तो वो गाड़ी चलाने के कारण उनको जेनेटल इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार समझाने के बाद भी वो इस बात से एग्री नहीं होते कि इसका इंजन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये उनके हाई रिस्क बिहेवियर का परिणाम होता है। मेरी माँ बर्तन मांजने का काम करती है। मैं घर में एक समय अकेली थी। उसी समय कुछ लोगों का झुंड मेरे मुंह पर मुझे पट्टी बांधकर मुझे ट्रक में बैठाल कर ले गए। मैंने उनसे बहुत छीना झपटी करी, पर उन्होंने उसी छीना झपटी में मैं ट्रक से नीचे गिर गई और मेरे सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा। उन लोगों ने मुझे बोला चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, और रात ही को लोग मुझे मुंह पर पट्टी बांधकर ले आए, जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लड़कियों का झुंड था। उन्होंने बोला ये हमारी मौसी हैं, और तब मैंने वहाँ पर देखा कि ये इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पर क्या काम कर रही हैं। कुछ दिनों तक मैं वहाँ पर रही, और रहने के पश्चात मैं उस काम को समझ गई कि यहाँ पर किस प्रकार का काम होता है। पर कुछ समय बाद फिर एक मौसी वहाँ पर आई जो एक NGO में काम करती थी। उन्होंने मुझे समझाया कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक ड्रग यूजर हूँ और मेरी उम्र 22 साल है जब से मैं ये करना चालू किया था मैंने, और मुझे आज कम से कम 3-4 साल हो गए करते हुए। और ये बीमारी मुझे ड्रग यूजर जब से चालू किया है, जब से ही हो सकता है मुझे ये ART मिला के जो NGO द्वारा लाया गया मुझे मालूम चला है। और मेरे साथ जो और भी हैं मेरे फ्रेंड वगैरह, उनको भी शायद ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि मैडम हम ये ड्रग यूजर जो साथ के लड़के हैं वो आपस में मिल बैठ के जो ड्रग लगाते हैं वो निडल भी शायद एक ही यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना पैसा नहीं रहता कि हम अलग अलग ला के और इसका यूज कर सकें। इसीलिए हमको ये NGO द्वारा बताया गया है कि आप ART की दवाई लीजिए, आपको ये बीमारी बताई है जो मेरे को HIV। तो मेरे को नहीं लगता मैडम कि मैं कुछ बीमार हूँ। मुझे तो ड्रग से और अपने शरीर को संतुलन मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। और ये बता रहा है कि नहीं तुम बीमार हो, ये बीमारी है, तो मैं चाहता ही नहीं मैडम, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे तो ड्रग से और अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है ये। पर बताया गया कि नहीं बीमार है और दवाई लेना चाहिए, ART में बताया गया है। IV ड्रग यूजर्स जो होते हैं दे आर द पीपल हु शेयर नीडल्स। तो इसके लिए तो सरकार एक प्रोजेक्ट भी चला रही है जो उनको नीडल और सिरिंजेस प्रोवाइड करती है। वीक में 2 बार उनको नीडल सिरिंजेस दी जाती हैं, और जितनी दी गई थी उनको वापस खाली नीडल सिरिंजेस को वापस लिया जाता है। तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि आप तो सिरिंज नीडल देकर के इस गलत आदत को प्रमोट कर रहे हैं, पर प्रमोट करने वाली बात नहीं है। फील्ड में हम लोगों ने देखा है कि जो IV ड्रग यूजर्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो अलग सिरिंज नीडल यूज़ नहीं कर सकते, और जो उनका बिहेवियर है उस बिहेवियर को इतनी जल्दी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। दे कैन नॉट चेंज देयर बिहेवियर एंड इट टेक्स 1 to 2 decades for a person's behavior to change. With all the best efforts, all awareness campaigns, HIV के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो बार बार पूछते हैं कि मैडम इसका टीका क्यों नहीं बनता है। तो इसके टीका ना बनने के 2 कारण हैं। एक तो इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, और हर सब टाइप्स जो है अलग अलग प्रकार का होता है, और हम वैक्सीन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि इट्स अ वेरी हाईली रेप्लिकेटिंग वायरस। ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है कि अगर 24 घंटे दवा नहीं खाई गई और ब्लड में इसका लेवल मेंटेन नहीं किया गया तो मिलियंस ऑफ न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड। और जो नए वायरस होते हैं वो इम्यून सिस्टम को डिच करके और मल्टीप्लाई करते हैं,
जिन पे कि ड्रग सेंसिटिव नहीं होती, और ये साइकिल इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि इसकी गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। और बार बार गलती करके और म्यूटेटेड वायरस बना करके ये ड्रग रेजिस्टेंस कर देता है जिस तरह से, उसी तरह से ये वैक्सीन बनाने में भी दिक्कत देता है। एक फ्यूजन इनहिबिटर है जिस पे काम चल रहा है, और दूसरा इंटीग्रेज इनहिबिटर। फ्यूजन इनहिबिटर मतलब वायरस लिम्फोसाइट के अंदर जा ही ना पाए, उसके लिए जो ड्रग है उसका नाम है मेराविरॉक, और जो इंटीग्रेज इनहिबिटर है उसको बोलते हैं रेल्टाग्रेविर। ये दोनों ही ड्रग पे काम अभी चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और इसको हम 3rd लाइन में लेंगे डेरुनविर के साथ में, एंड इट इज़ बीइंग डन इन चंडीगढ़। ईश्वर ने हर व्यक्ति की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख करके भेजी होती है, तो यदि HIV पॉजिटिव पेशेंट अपना नियमित दवा लेता है, पूरा एडहेर करता है, पॉजिटिव लिविंग के साथ रहता है, न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, उसको वो OI से बचता है। जैसे डायरिया बहुत कॉमन होता है HIV पेशेंट्स में, और डायरिया के जो दूसरे मेजर्स है, जैसे हाथ धो के खाना खाना, घर के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बाहर सड़क का खाना ना खाएं धूल मिट्टी वाला, और सीजनल डायरिया जो होता है उससे बचें, पानी साफ़ पिएं। तो ऐसी स्थिति में हम डायरिया से बचा सकते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचें। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर वो ध्यान देते हैं तो उनकी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जितनी ईश्वर ने लिख करके भेजी। HIV की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन उनका जब इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जैसे उनकी हाई रिस्क बिहेवियर है या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है और वो IV ड्रग यूज़र्स हैं, तो उनकी बॉडी फिर रिस्पॉन्स नहीं देती है दवाई के लिए भी। इन कुछ वर्षों में देखा जाए तो HIV जो है उस बीमारी का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी हद तक के कम हुआ है। हमारे देश में ही अब इसका इंसिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, और हम ये मानते हैं कि हमारे पास में दोनों ही चीज़ें अच्छी चल रही हैं। पहली बात तो प्रिवेंशन वाला पार्ट भी अपना अच्छा चल रहा है, और ट्रीटमेंट वाला पार्ट भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से चला रही है। यदि ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से चलती रहें तो एक दिन ज़रूर आएगा जब ये धीरे धीरे ये बीमारी हमारे यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स पे विजय पा लिया है, हो सकता है HIV पे भी हम लोग उसी तरह का विजय पा लेंगे। हमने इस मामले में आशावादी होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे HIV एकदम से ख़त्म भले ही से हो ना सके, लेकिन काफ़ी हद तक के बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, और बहुत ही कम लोगों में इसका असर देखा जाएगा, और जो जिनमें देखा भी जाएगा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ठीक रहेगी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी ही रहेगी।